हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्मार्ट ऑनलाइन अकेडमी। सो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब टेंस स्टार्ट किया था तो मैंने यही आपको समझाया था कि आप जब भी टेंसेस पढ़ें, इंग्लिश के जो 12 टेंसेस हैं, तो सिर्फ आप फॉर्मूला नहीं रटें। लाइक आप रट रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये आता है, आखिर में जुमले में ये आएगा, ये चीज़ काफ़ी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ जो है आप इसे छोड़ दें, ये भी ज़रूरी है, आपको स्ट्रक्चर पता हो, आपको फॉर्मूला पता हो, लेकिन आप सेंस भी समझें। तो दोनों चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, सबसे पहले तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर। जितने भी टेंसेस हैं, हर टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब है। लाइक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर मतलब कौन कौन सी थी, एक डू और दूसरा डस। तो इसी तरह से कंटिन्यूस टेंस की अलग होगी जो कि है इज़, एम, आर। अब इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस की। दूसरा, इस टेंस में हम इंग फॉर्म लगाते हैं। इंग फॉर्म का मतलब होता है जो आपके वर्ब की बेस फॉर्म है, आप उसके साथ इंग लगा देंगे। लाइक सिंग मतलब गाना, ये बेस फॉर्म है। अब इसके साथ हम इंग लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा सिंगिंग। इस तरह से दूसरा जैसे वर्ड है ईट, ईट मतलब खाना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। हम देखते हैं ना वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी बेस फॉर्म है, आप उसके साथ इंग लगा लें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये होगा कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, उनके बाद आप वर्ब की इंग फॉर्म लगा लेंगे। अगर हम कंपेयर करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे और डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एस या ई एस लग रहा था। लेकिन इस टेंस में, अब ये दूसरा टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, तो डिफरेंस तो होगा ही। इस टेंस में आपकी वर्ब की इंग फॉर्म लगती है। अब सवाल ये है कि इज़, एम, आर हम कैसे लगाएंगे, किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो इसका जो है आंसर ये है कि जब आपके पास सब्जेक्ट आई होगा तो हम फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। और एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिर्फ सब्जेक्ट आई के साथ ही लगती है। इज़ हेल्पिंग वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, जब सब्जेक्ट आपका हो ही, शी हो, इट हो, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपका जो भी, अब थर्ड पर्सन कौन से हैं, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन की एग्जांपल्स हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है हम उसके साथ इस लगाएंगे। अब आर का तो आपको समझ आ ही गया होगा। आर जो है हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे, लाइक यू, दे, वी, या फिर कोई भी प्लूरल नेम है। अब अगर ट्रांसलेशन के हवाले से देखा जाए, यानी अगर हम हमारा जुमला उर्दू में देखें तो जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ। ये सारे जब किसी भी सेंटेंस में उर्दू में आखिर में आते हैं तो मतलब कि जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो मेरा एक सिंपल सा जुमला है, मैं स्कूल जा रही हूँ। तब इसमें मेरा सब्जेक्ट है आई। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि जुमले के आखिर में क्या है, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो रही हूँ जब आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में मैंने रखा इंग्लिश में आई। अब ये बात मैंने आपको अभी बताई कि आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है एम, आई एम। अब जाने की इंग्लिश है गो, तो इस बेस फॉर्म के साथ हम लगा लेंगे इंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब एक सिंपल सी ट्रिक है, आगे आप जितने टेंसेस पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज़ रिपीट होगी कि जब भी किसी भी टेंस के, मतलब उस टेंस का कोई भी सेंटेंस है, आपको अगर नेगेटिव बनाना है उस टेंस के सेंटेंस का, तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है आप उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखते हैं। अब ये एक बेसिक सी ट्रिक है जो आपको, आप जब आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में। आपको बस हेल्पिंग वर्ब पता हो। अब जैसे किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आप नेगेटिव बनाएंगे जब तो आगे नॉट रख दें, हैड के बाद हैड नॉट कर दें तो वो नेगेटिव बन जाएगा। किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज,
तो आप वॉस के बाद नॉट रखते हैं तो उसका नेगेटिव बन गया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसके बाद नॉट रखते हैं। जैसे कि मेरी एग्जांपल थी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एम, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एम के बाद नॉट रखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब आप इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाएंगे किसी भी टेंस का, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। नेगेटिव वाले में ट्रिक ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखें, और इंट्रोगेटिव वाले में ट्रिक ये है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे कि जुमला क्या था, अफर्मेटिव जुमला था, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आई। लेकिन इस जुमले की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम। तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस एम जो हेल्पिंग वर्ब है इसे सब्जेक्ट से पहले रख दें और क्वेश्चन मार्क लगा लें आखिर में सेंटेंस के, एम आई गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको इस टेंस का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि सेंटेंसेस कैसे बनाएं। और ट्रांसलेशन की बात आए तो आपको किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, किस तरह से इंडेगेटिव बनाना है और किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाना है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें आगे किस तरह के वाक़यात बताता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा, तो सबसे पहले हमने उस वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला समझा, फिर सेंटेंसेस बनाने सीखे और फिर उसके बाद ये देखा कि इस टेंस का इस्तेमाल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कौन से वाक़यात बताने के लिए होता है। सिमिलरली अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है। देखिए, प्रेजेंट मतलब जो अभी है, कंटिन्यूस मतलब जारी, जो चीज़ लगातार हो रही है। टेंस का मतलब होता है टाइम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो जारी हैं, जो मुसलसल हो रहे हैं। जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है। जैसे कि शी इज़ पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्शन है, जो आपका काम है, जो आपका अमल है पेंट करने वाला, वो जारी है, वो उस वक्त हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। अब उस एक्शन मतलब वो एक्शन जो है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पेंट करने की, तो वो कंप्लीट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, ये यहाँ से पता नहीं चल रहा। सिंपली हम ऐसे वाक़यात बताते हैं जो मौजूदा वक्त में, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस कह रही हूँ ना, तो प्रेजेंट मतलब जो अभी है, जो मौजूदा है, उस वक्त में वो एक्शन, वो काम आपका जारी है। ये बात तो हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है। अब आगे हम कुछ रूल्स देखते हैं। आप ये चीज़ नोट करें कि तकरीबन आपके 80% वर्ब्स जो हैं उनके साथ हम इंग फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि कुक, कुकिंग, रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग, हेल्प, हेल्पिंग। तो ये तकरीबन जो आपके 80% वर्ब्स हैं उनके साथ हम इंग फॉर्म लगा सकते हैं। तो अब मैं जो कह रही हूँ कि 80% के साथ लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि बाकी जो 20% हैं तकरीबन उनके साथ इंग फॉर्म नहीं लगती। और वो कौन से वर्ब्स होते हैं, वो होते हैं आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जिनके साथ हम इंग फॉर्म नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि देखिए, स्टेटिव वर्ब्स का आपको नहीं पता तो स्टेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम स्टेट बताते हैं किसी मतलब चीज़ के बारे में, उस चीज़ के होने का बताते हैं कि ऐसा है। हम कोई एक्शन नहीं बताते। जैसे कि मैं कहूँ आई एम जॉगिंग, तो जॉगिंग में मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, लाइक बॉडी में फिजिकली जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो ये आपका एक्शन है। स्टेटिव वर्ब में इस तरह से कोई एक्शन नहीं होता। स्टेटिव वर्ब्स को हम नॉन एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, वो हमारी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह से कि शी इज़ वॉकिंग, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो चल रही है, तो यहाँ पर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है चलने का। लेकिन अगर मैं कहूँ शी लुक्स, मतलब कि वो देखती है, तो यहाँ पर जो ये लुक वर्ब है, लुक एक वर्ब है, ये वर्ब आपका एक्शन वर्ब नहीं है। ये आपको किसी सिचुएशन की, मतलब किसी के बारे में बता रहा है कि उसकी क्या स्टेट है, तो वो जो वर्ब है लुक, ये आपका एक स्टेटिव वर्ब है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, एक वर्ब है जैसे कि हैव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास है। लाइक मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव अ कॉपी।
तो ये जो हैव वर्ब है, हैव इज़ अ वर्ब, ये आपको पोजीशन दिखा रहा है कि आप कोई भी चीज़ ओन कर रहे हैं। आप कोई चीज़ है जो कि आपसे ताल्लुक़ रखती है, कोई चीज़ आपकी है। या फिर अगर जुमला मेरा इस तरह से है कि शी हैज़ अ पेन, तो मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेन जो है वो उसकी है, पेन उसकी पोजीशन है, वो ऑन कर रही है उस पेन को। ही हैज़ अ कार, मतलब गाड़ी उसकी है, वो कार का मालिक है, वो उसको पजेस कर रहा है। लेकिन रूल आपका ये है कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ अभी भी इंग नहीं लगाते। ये रूल है आपका। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 80% जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम इंग फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एक्शन वर्ब्स हैं। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स उनके साथ इंग फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दी हैव, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें मैं कोई एक्शन थोड़ी परफॉर्म कर रही हूँ। ये आपका एक स्टेटिव वर्ब है जो हैव है। तो हैव के साथ हम कभी भी इंग नहीं लगाएंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी आई एम हैविंग अ पेन। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख लें। फ़र्ज़ कर लें आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर कोई एक बूढ़ी औरत है और आपको बहुत सैड लग रही है। तो आपके साथ जो आपकी दोस्त है आप इससे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मुझे, या ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि ये औरत उदास है। ठीक है, तो अब आप इसे इंग्लिश में ऐसे नहीं कहेंगे कि इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट द ओल्ड वुमन इज सैड। क्यों? क्योंकि अपीयर वर्ड जो है वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है जो आपने उसके साथ इंग लगा लिया, अपीयर रिंग कर दिया। अपीयर वर्ब जो है ये एक स्टेटिव वर्ब है, और रूल आपका ये है कि स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी इंग फॉर्म नहीं आएगी। तो ये बोलना गलत होगा अगर आप ये कहते हैं कि इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट द ओल्ड वुमन इज़ सैड। सही इस तरह से होगा, लाइक आप कहेंगे इट अपीयर्स। सो एक्शन वर्ब्स के साथ इंग फॉर्म और स्टेटिव वर्ब्स के साथ इंग फॉर्म नहीं लगाना। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि नो, नो का मतलब होता है जानना। जैसे कि आई नो इट, मैं ये जानती हूँ या मुझे इसके बारे में पता है। तो यहाँ पर ये जो नो वर्ब है, इसमें आप अगर किसी चीज़ को जानते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, तो आप वहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म करें ना। तो नो आपका एक स्टेटिव वर्ब है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर गलत होगा अगर ये बोला जाए कि आई एम नोइंग इट, क्योंकि नो आपका स्टेटिव वर्ब है और हम इसके साथ कभी भी इंग फॉर्म नहीं लगाएंगे। सो आई एम नोइंग इट गलत होगा। आप इसे ऐसे कह सकते हैं आई नो इट। अब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, आई एम लाइकिंग कॉफ़ी, आई हैव अ लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। अब दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? देखें, सबसे पहला वाला सेंटेंस है आई एम लाइकिंग कॉफ़ी। इसका मतलब ये है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर जो लाइकिंग है वो आपका मेन वर्ब की तरह काम आ रहा है। मेन वर्ब की तरह जब काम आ रहा है लाइकिंग वर्ड, तो ये गलत है जुमला, क्योंकि लाइकिंग कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं आ सकता। वो जुमले में स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा, ग्रामेटिकली वो जुमला गलत है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं आई लाइक कॉफ़ी। जो दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, ये जुमला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइकिंग है ना वो नाउन की तरह काम आ रहा है, यानी जेरंड की तरह काम आ रहा है। तो जब ये जो वर्ड है लाइकिंग ये नाउन की तरह काम आ रहा है, तो फिर तो ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है। ही हैज़ अ लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, इस जुमले का मतलब भी है कि कॉफ़ी उसकी फेवरेट है, कॉफ़ी उसे पसंद है, लेकिन हमने ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। आई एम लाइकिंग कॉफ़ी में लाइकिंग जो है वो आपका मेन वर्ब था, तो वो गलत। हर बिलोंगिंग्स आर सेफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जुमला भी गलत है, लेकिन ये जुमला सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आप ये बात याद रखें कि जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके साथ जब हम इंग लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर, इंग वाला स्ट्रक्चर आपका मेन वर्ब की तरह सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंग वाला स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम आ रहा है तो फिर वो सही है। जैसे कि ये सेंटेंस क्या था, हर बिलोंगिंग्स आर सेफ। अब यहाँ पर बिलोंगिंग से मुराद ये है कि जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसका सामान है वो महफूज है। तो यहाँ पर बिलोंगिंग्स कोई वर्ब नहीं है। जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें क्या था कि दिस पेन इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो वो गलत था, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये जो पेन है, ये जो बुक है, कोई भी चीज़ है वो मतलब मेरी है।
तो जब वहाँ पर आप बिलोंग वर्ड का मतलब इस सेंस में बता रहे थे कि कोई चीज़ आपकी है, तो वहाँ पर बिलोंगिंग गलत था। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, हर बिलोंगिंग्स आर सेफ, यहाँ पर बिलोंगिंग्स जो है ये आपका नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि उसका जो सामान है वो महफूज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसे मैं इंग्लिश में ऐसे कहूँ कि देखिए ना, सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है कि स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो रहे आ गया तो अब स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला रटा हुआ है, रहे आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब सब्जेक्ट को देकर मैं इज़ लगाऊँ, एम लगाऊँ या फिर आर लगाऊँ, तो फिर देखा कि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में आर लगा लूँगी, तो मैं इस तरह से ट्रांसलेट कर दूँगी कि समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। गलत जुमला। क्यों गलत है? क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब की तरह काम आ रहा है तो हम उसके साथ इंग फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो ये कहना गलत होगा कि स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम ग्रामर के सेंस के हवाले से देखें, जुमला इस तरह से सही होगा, स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी। अब आप देखें यहाँ पर अंडरस्टैंड आपका मेन वर्ब की तरह काम आ रहा है, लेकिन हम इंग फॉर्म नहीं यूज़ करें यहाँ पर। अब हम अक्सर उर्दू में ऐसा बोलते हैं कि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो अंडरस्टैंडिंग गलत है। लेकिन वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वर्ड जो है वो सही है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो वो गलत होगा, लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग वर्ड जब किसी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर वो वर्ड सही होगा। सो आपको ये पहचानना है कि स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो आप उसके साथ इंग लगा सकते हैं, मेन वर्ब की तरह काम आ सकता है वो वर्ब। अब इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, तो सारी एग्जांपल्स तो ऑब्वियसली हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। और अगर स्टेटिव वर्ब है, आप ये ध्यान में रखें, स्टेटिव वर्ब है और किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम आ रहा है तो हम उसके साथ इंग फॉर्म नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस। सबसे पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई भी चीज़ जिस वक्त हम बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त हम बोल रहे हैं वो चीज़ उस वक्त हो रही हो। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, और जो भी बात हमने कही है, जो भी हमारा एक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखें एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ही इज़ स्पीकिंग टू जॉन, वो जॉन से बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक्शन उस वक्त कंटिन्यूस है। दूसरी, अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। तो ये तो एक क्वेश्चन है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस जुमले का मतलब ये है कि उस वक्त, जिस वक्त ये जुमला बोला गया, जिस वक्त ये सवाल पूछा गया, उस वक्त की बात हो रही है। नेक्स्ट रूल इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट टेम्प्ररी एक्शंस। यानी इस टेंस का इस्तेमाल हम उन सेंटेंसेस के लिए भी कर सकते हैं जब आपको आर्जी सिचुएशंस के बारे में बताना हो। टेम्प्ररी मतलब आर्जी, जो चीज़ परमानेंट नहीं है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम लिविंग इन लंदन एट द मोमेंट, मतलब कि इस वक्त मैं लंदन में रह रहा हूँ। अब इस जुमले का मतलब क्या हुआ कि अब वो हमेशा के लिए तो लंदन में नहीं रहेगा। जिस वक्त वो बात कर रहा है उस वक्त बताने का मतलब ये है कि फ़िलहाल, एट द मोमेंट। सो आई एम लिविंग इन लंदन, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो अभी आर्जी तौर पर लंदन में रह रहा है। अब थर्ड यूज़ है इस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस। अब इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वैसे सेंटेंसेस बताने के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, यू आर गेटिंग टॉलर एंड टॉलर एवरी डे, आप दिन ब दिन मतलब जो है लंबे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें सिचुएशन क्या है, चेंज हो रही है कि पहले उसकी हाइट जो है समझें कि एवरेज है, लेकिन अब उसे ये कहा जा रहा है कि आप दिन ब दिन टॉल होते जा रहे हैं। तो चेंज आ रहा है ना, कि पहले उसकी हाइट एवरेज है, अब वो टॉल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आपकी चेंज हो गई है। दूसरी एग्जाम्पल सेंटेंस है,
द वेदर्स गेटिंग वार्मर, यानी कि जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहले जो वेदर है वो नॉर्मल होगी, या समझे कोल्ड वेदर है, लेकिन अब इस सेंटेंस के थ्रू हमें ये बात कन्वे की जा रही है कि अब वेदर जो है वो गर्म होती जा रही है। तो आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। पहले के ये समझें मौसम जो है वो ठंडा था, लेकिन अब गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस इज टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, यानी इस टेंस का इस्तेमाल हम उन एक्शंस के लिए भी कर सकते हैं जो कि हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड किए हों, यानी कि अब आगे ऐसा होने वाला है। तो ऐसे जो भी इवेंट्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, हम उन एक्शंस के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। आई एम मीटिंग माई फादर एट द एयरपोर्ट एट 5 o'clock टमोरो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टमोरो और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब यही है कि कोई चीज़ जो प्रेजेंट में हो रही है, और टुमारो का मतलब तो क्या है, कल। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की अरेंजमेंट है। यानी उस बंदे ने, जिसका बाप है, तो उसने ये चीज़ डिसाइड की हुई है कि भाई कल वो एयरपोर्ट पर 5 बजे अपने फादर से मिलेगा। तो ये उसने फ्यूचर के लिए कोई चीज़ डिसाइड की हुई है। तो इसलिए फिर हम, बेशक आपके पास टुमारो यहाँ पर वर्ड है, लेकिन आप ये सेंस देखें कि अगर फ्यूचर के लिए कोई चीज़ डिसाइड की हुई है तो भी आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल सेंटेंस है वी आर हैविंग लंच टुगेदर एट द वीकेंड। अब मतलब कि वीकेंड जो है अभी नहीं आया है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि वीकेंड पर हम लंच करेंगे। तो ये इनकी फ्यूचर की अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पर वर्ड आ गया वी आर हैविंग। Next one is present continuous is used with words such as always to talk about things that happen repeatedly, sometimes to say that something is irritating or annoying. अब इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई चीज़ जो रिपीटेडली हो रही है, जो आपकी रेगुलर एक्टिविटी है, ये मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था तो उस वीडियो लेक्चर में हमने ये चीज़ डिटेल में कवर की थी कि किस तरह के एक्शंस हों तो हम फिर वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपके रिपीटेड एक्शंस हैं, जो रेगुलरली हो रहे हैं, उन सेंटेंसेस को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वही आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और ऑलवेज वर्ड जब लगा हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि ऑलवेज मतलब कोई चीज़ हमेशा होती है। तो अगर कोई चीज़ हमेशा होती ही है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ क्यों नहीं करते? तक मैं कहूँ कि मैं तो हमेशा लंदन जाती हूँ या जाता हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी इसे इंग्लिश में? आई ऑलवेज गो टू लंदन। तो सही है ना, क्योंकि आप कोई चीज़ जो ऑलवेज करते हैं, जो हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर आपके ऐसे एक्शंस हैं जो एनोइंग एक्शंस हैं, इरिटेटिंग एक्शन कोई ऐसा बताया गया है, फिर उस सेंटेंस में अगर ऑलवेज वर्ड आ जाता है तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट हर लाइफ इज़। अगर आप इस सेंटेंस का मतलब देखें तो यही आपको समझ आ रहा है कि, या टेंस को छोड़ें, सिर्फ हमें यही मतलब इसका मिल रहा है कि वो हमेशा इस चीज़ की शिकायत करती है कि उसकी लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है। सेंटेंस का मतलब यही है। ये जो रूल है ग्रामर का वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी एक्शन, जिसमें हमें कोई नेगेटिव मीनिंग मिल रही हो, उसमें कोई नेगेटिव सेंस आ रहा हो, तो फिर हम वहाँ पर, बेशक ऑलवेज लगा हुआ, हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब आप अगर किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत करना इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइड, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई। तो आपको अगर किसी सेंटेंस में इस तरह का सेंस मिल रहा है, किसी कोई भी ऐसा वर्ब है
जिसमें आपको एक तरह की नेगेटिव मीनिंग मिल रही है उस वर्ब के थ्रू, जैसे यहाँ पर कंप्लेनिंग, तो शिकायत करना। सो ये कोई पॉजिटिव बात तो नहीं हुई। तो इस तरह के वर्ब्स हैं, फिर साथ ऑलवेज भी लगा हुआ है, तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ध्यान रहे कि अगर कोई ऐसी सेंटेंस है जिसमें बेशक ऑलवेज लगा हुआ है और आगे आपकी कोई ऐसी वर्ब है जो हमें पॉजिटिव सेंस दे रही है, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ कभी भी इंग नहीं लगाएंगे, यानी हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम यहाँ पर ऑलवेज़ की बात करें, अगर उसमें ऑलवेज़ वर्ड जो है वो मेंशन्ड है, आपको ये डिसाइड करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाऊं या प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाऊं। तो आप ये सोचें कि अगर उस वर्ब के थ्रू उसमें जो भी आपकी मेन वर्ब यूज़ की गई है, नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ब है कोई, तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वर्ब के थ्रू आपको कोई पॉजिटिव एक्शन बताया जा रहा है, तो फिर आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, इंग फॉर्म नहीं लगाएंगे कंटिन्यूस फॉर्म वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेंटेंस है, ईद पर हम हमेशा नए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, तो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ऑलवेज। अब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो वह आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने ये सीखा है कि ऑलवेज वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में कैसे जो है ट्रांसलेट किया जाए, कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही इस्तेमाल किया जाए। तो आप ये सोचें, देखें, ईद पर हम हमेशा नए कपड़े खरीदते हैं। तो बेशक आपके पास यहाँ पर वर्ड हमेशा, जिसे मैं इंग्लिश में कह रहे हैं ऑलवेज, यूज़ किया हुआ है, लेकिन कपड़े ख़रीदना, नए कपड़े ख़रीदना फेस्टिवल पर, इसमें कोई नेगेटिव सेंस तो नहीं आ रहा ना। तो हम यहाँ पर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, ऑन ईद वी ऑलवेज बाय न्यू क्लोथ्स। ऐसा नहीं कहना कि ऑन ईद वी आर ऑलवेज बाइंग न्यू क्लोथ्स। आप ऑलवेज के साथ कंटिन्यूस टेंस तब इस्तेमाल करेंगे जब उस सेंटेंस से आपको कोई नेगेटिव मीनिंग आ रही हो, जैसे हमने एग्जांपल सेंटेंस देखी कंप्लेन वाली।